हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे युवावस्था। युवावस्था जो है इसे हम प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं। किशोरावस्था के बाद की जो स्टेज होती है उसे हम युवावस्था बोलते हैं। युवावस्था के अंदर बेसिकली जो भी इंडिविजुअल होता है वो अपना करियर का चुनाव करता है। मैरिज जो है या शादी जो इंस्टीट्यूट है एक हमारे समाज का, वो भी इसी जो है स्टेज के अंदर जो है वो रहता है या होता है ना। तो युवावस्था एक बहुत लाइफ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है जिसके अंदर की जो भी इंडिविजुअल है वो अपने करियर का चुनाव करना है ना। क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो उसमें सेटल डाउन होता है, अपने करियर का चुनाव करता है और फिजिकली जो हम कहेंगे कि वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने जैसे जो है या हम कहेंगे कि संतानोत्पत्ति के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इस फेज के अंदर जो है बेसिकली मैरिज और करियर दो इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर एस्पेक्ट्स जो है वो रहते हैं। तो युवावस्था जो है आज हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले है युवावस्था के अंदर हम युवावस्था व्यवसाय चुनाव की अवस्था है। व्यवसाय चुनाव जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है ना, या प्रोसीड कर रही होती है या किसी एक फील्ड का चुनाव कर लिया जाता है कि डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी रुचि का जो चुनाव है उसको कर लिया जाता है। और इसके अलावा जो है करीब करीब आपका जो एक विचारधारा है किसी भी करियर में जाने की, किसी भी जो है लाइफ के फेज में जो है एक परिवर्तन जो है इसके अंदर आता है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर जो है टोटली जो पहले एक केयर फ्री लाइफ थी और अब जो है एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लग जाती हैं इस फेज के अंदर। तो युवावस्था इज बेसिकली एडल्टहुड, जो कि एक सेटल डाउन होने की फेज जो है वो आती है। तो इसमें जो है व्यवसाय का चुनाव जो है वो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो करता है। उसके बाद है युवावस्था उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव की अवस्था। जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकली और मेंटली भी काफ़ी मेच्योर हो जाता है कोई भी इंडिविजुअल। तो ये लाइफ में सेटल डाउन होने की जो फेज है, तो सेटल डाउन होने के लिए बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट जो हैं लाइफ के जो हैं एस्पेक्ट्स होते हैं। वो होते हैं आपका मैरिज और करियर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है मेट सिलेक्शन करना है ना, एक अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करना, फिर उसके साथ में सेटल डाउन होना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस फेज का होता है। क्योंकि इसी के ऊपर, इन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है आगे की जो लाइफ है वो डिपेंडेंट होती है। फिर है युवावस्था विवाह बंधन में बंधने की अवस्था है। सेम ऊपर जो हमने अभी बात की कि युवावस्था उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव की अवस्था है या युवावस्था विवाह बंधन में बंधने की अवस्था है। सेम ही चीजें हैं, है ना। जीवन साथी का चुनाव करेंगे तो विवाह बंधन में बंधने के लिए ही किया जाएगा। तो युवा इस उम्र में जो है ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पर बहुत सारे जो है एस्पेक्ट्स हैं उनको देखा जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड है, आगे हम देखेंगे मेट सिलेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं ना। करियर है, एजुकेशन है, सोशल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, मेंटल लेवल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है विवाह बंधन में बंधने के लिए जो है वो देखी जाती हैं। तो ये फेज के अंदर विवाह बंधन में बंधना एक इम्पॉर्टेंट जो है इस फेज का एक एस्पेक्ट जो है वो होता है। युवावस्था यौन संतुष्टि की अवस्था है या अडल्टहुड इज एन एज ऑफ सेक्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है। क्योंकि फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं तो इस उम्र की ये एक नीड कहेंगे या एक आवश्यकता होती है इस उम्र की। तो उसके लिए भी परिपक्व और मैच्योर हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि युवावस्था जो है यौन संतुष्टि की एक जो है अवस्था होती है। इसके अंदर इस एस्पेक्ट के ऊपर भी देखा जाता है जिसको पूरा करने के लिए, यौन संतुष्टि या सेक्स सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए जो है बेसिकली हमारे समाज में मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो जो है प्रिवेल करता है।
क्योंकि मैरिज जो है वो समाज द्वारा एक मान्य जो है समाज की परंपराओं द्वारा मान्य है ना, और इसके द्वारा जो है एक स्वीकार्य जो है वो एक कपल को या दो पार्टनर्स को मिल जाता है। ठीक है, युवावस्था स्थानोत्पत्ति और उनके लालन पालन की अवस्था है। मैरिज के बाद का जो स्टेज है वो है कि क्योंकि यहाँ पर हमने बात की कि दोनों ही पार्टनर्स जो है वो मैच्योर होते हैं फिजिकली, मेंटली, है ना, और करियर सेटल डाउन होता है। तो ये फेज जो है अपने जैसे क्योंकि ये हमारे समाज का नियम है कि हम अपने जैसे और बच्चों को भी रिप्रोड्यूस करते हैं, समाज को बढ़ाने का दायित्व भी इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है। तो ये संतानोत्पत्ति की या रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बेयरिंग एंड रियरिंग स्टेज भी कहलाती है। रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बेयरिंग एंड रियरिंग, यानी कि बच्चों को पैदा करना और उनका लालन पालन करने की भी ये फेज जो है वो कहलाती है। फिर है युवावस्था सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्धारण की अवस्था है, क्योंकि मैरिज जैसे बंधन में जो है वो एक कपल आ जाता है, बच्चों का जो है बच्चे जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं कर रहे कि जैसे चाचा चाची, मामा मामी या और दूसरे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उसके अंदर जो है वो दो इंडिविजुअल्स जो है वो आ जाते हैं, और जिससे कि उनके कई सारे उत्तरदायित्व, सिर्फ पति पत्नी या माता पिता के उत्तरदायित्व ही नहीं बल्कि कई प्रकार के उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी जो है वो निर्धारित हो जाती हैं, जिनको कि वो पूरा करते हैं। क्योंकि वो एक अब मैच्योर इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके जो है डिफाइंड या उनके हम कहेंगे कि समाज द्वारा एक्सपेक्टेड कुछ जो है उनसे कुछ रोल होते हैं जो उनको फुलफिल करने होते हैं अपनी रिलेटिव्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है युवावस्था में रुचियों में परिवर्तन होता है। रुचियों में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे कि हम देखेंगे कि किशोरावस्था के अंदर जो है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इतना हम कहेंगे कि बेसिकली खेल भी खेलते हैं या ग्रुप बड़ा होता है। अब युवावस्था के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रुप भी जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स होते हैं। स्पोर्ट्स या गेम्स जो हैं वो जो परस्यू किए जाते हैं बेसिकली इंडोर्स हो सकते हैं या आउटडोर भी होते हैं, तो कोई विशेष स्पोर्ट्स होते हैं जो कि परस्यू किए जाते हैं। रुचि जो है वो खेल कूद और इससे ज़्यादा जो है फैमिली और स्टेबल होने में, ऑक्यूपेशन में या व्यवसाय जो है उसके अंदर ज़्यादा रुचियाँ जो है वो निर्भर होने लगती हैं या डेवलप होने लगती हैं। बेसिकली कि किस तरीके से से ज़्यादा धनोपार्जन किया जाए, जो रुचि है वो उसके अंदर रहती है। ठीक है, युवावस्था रिस्क लेने की अवस्था है। रिस्क कैसे लेते हैं कि जब मैरिज करते हैं, अगर अरेंज मैरिज है तो भी एक रिस्क की अवस्था है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा या किस तरीके का आगे की लाइफ होगी। करियर का चुनाव करते हैं तो भी एक रिस्क है बेसिकली कि किस तरीके का करियर, ये कैसा आगे जो है उनके लिए रहेगा ये करियर का चुनाव। ठीक है, तो ये एक रिस्क लेने की अवस्था है। और क्योंकि चुनौतियाँ भी बहुत होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर आती है, क्योंकि जो है नए तरीके से नया व्यवसाय, नई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको फुलफिल करना, तो ये सब चुनौतियों को लेते हुए जो है हम कह सकते हैं कि ये रिस्क लेने की अवस्था है। यहाँ पर करियर को या अपने जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है इंडिविजुअल कोई भी रिस्क लेता है ना, नए नए व्यवसाय चुनता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये रिस्क लेने की अवस्था होती है। युवा अवस्था माता पिता की देखभाल और सेवा की अवस्था होती है ना, क्योंकि जब आप युवा हो जाते हैं तो माता पिता कहीं ना कहीं प्रौढ़ावस्था के अंदर जो है वो प्रवेश करते हैं, तो उनको भी जो है इस समय पर बहुत ज़्यादा देखभाल और उसकी आवश्यकता होती है। बहुत सारे पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं नौकरी से या कई बार जो है कुछ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कोई रोग जो है उनको परेशान करता है। तो ये फेस में युवावस्था जो होती है बेसिकली पेरेंट्स की देखभाल करने की, बच्चों की देखभाल करने की,
अपने परिवार की देखभाल करने की भी फेज़ होती है। समाज के द्वारा जो भी नैतिक मूल्य हैं उनको अपनाकर जो है अपने परिवार की देखभाल करना, उसकी भी ये अवस्था रहती है। फिर है युवावस्था, माता-पिता और बच्चों की मध्य अंतःक्रिया की अवस्था है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर जो है आ जाते हैं फैमिली के अंदर, फैमिली एक्सटेंड हो जाती है ना? एक्सटेंडिंग मतलब एक तरह से जो हम कहेंगे कि एक्सटेंडिंग जो है स्टेज होती है फैमिली की, या उसमें फैमिली पहले 2 इंडिविजुअल होते हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या 2 पार्टनर्स हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो फैमिली एक्सपैंड हो रही है, उनकी बड़ी हो रही है ना? तो ये भी उनको जो है अपनी माता-पिता की भी देखभाल करनी है, व्हेयर एज़ पेरेंट्स या माँ-बाप की तरह से अपने बच्चों की भी जो है इस समय में देखभाल करनी है। बच्चों से अंतःक्रिया क्या होता है कि बच्चों के लिए बहुत सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी एजुकेशन देखना, उनका खाना-पीना, रहन-सहन, ये सब चीज़ें देखना, उनसे इंटरैक्ट करना, उनसे अपना एक सामंजस्य बिठाना, एक संबंध बिठाना उनसे, है ना? तो ये सब चीज़ों की फेज़ होती है। तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स युवावस्था की। अब हम देखेंगे कि जीवन साथी के चुनाव के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान में जो है वो रखना चाहिए, कौन-कौन सी बातें जो हैं दिमाग में रखनी चाहिए। बेसिकली हमने अभी बात की कि युवावस्था जो है वो जो है एक पार्टनर के चुनाव की अवस्था है या विवाह बंधन में बंधने की अवस्था है ना? तो जो जीवन साथी का चुनाव होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है इस लाइफ साइकिल के इस फेज़ के अंदर, जो कि युवावस्था है। तो युवावस्था में ये सब चुनाव करने के लिए या पार्टनर का चुनाव करने के लिए लड़का लड़की का चुनाव कर रहा है या लड़की लड़के का चुनाव कर रही है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में रखनी होती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर की देखना होता है कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम चाहते हैं कि सामने वाले पार्टनर में हो, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं तो लाइफ जो है वो सेटल होके भी बहुत अनसेटल होती है। कहने का मतलब कि आपस में सामंजस्य नहीं रहता है, एडजस्टमेंट नहीं होता है, अगर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में नहीं रखें तो। तो युवा अवस्था के अंदर जो है जीवन साथी का चुनाव जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फेज़ होता है। इसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ की आगे की जितनी भी फेज़ है, जो भी फेज़ है, वो सब इसके ऊपर निर्भर करती है। तो हम देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम लाइफ या मेट सिलेक्शन करें। सबसे पहला है इसमें विवाह के समय उम्र। देखिए उम्र जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि उम्र अगर सही है तो उसमें फिज़िकल और मेंटल मैच्योरिटी भी पार्टनर्स के अंदर होगी। जैसे कि पहले के समय में जो है 13-14 साल की उम्र में जो है शादी कर दी जाती थी, और फिर गौना जैसी एक प्रथा है जिसमें कि लड़की अपने घर रहती थी, लड़का अपने घर, और फिर जब वो एक मैच्योर एज पे आते थे तो लड़का जो है वो लड़की को उसके घर से जो है विदा करा कर लेकर आता था। और कई बार जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि इतने लंबे फेज़ के अंदर कई बार जो है पार्टनर्स की जो चॉइसेस हैं बेसिकली वो कई बार परिवर्तित हो जाती थी, या क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आने लगी। लेकिन कानूनी तौर पर जो है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर 18 इयर्स जो है गर्ल्स के लिए और 21 इयर्स जो है या 21 साल की जो उम्र है वो बॉयज़ के लिए जो है निर्धारित की गई है शादी के लिए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों लड़के लड़कियों की उम्र कितनी है। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। मैरिजेबल एज जो है वो 18 से ऊपर लड़की की तो होनी ही चाहिए और 21 इयर्स बॉयज़ की होनी चाहिए। इसके अलावा भी दोनों पार्टनर्स इससे ऊपर हो सकते हैं, है ना। और दूसरा कि जब भी शादी की जाए तो दोनों पार्टनर्स की के अंदर बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। 4-5 साल तक का डिफरेंस जो है क्योंकि जो है मैच्योरिटी लेवल या फिर जो मानसिक जो स्तर है
वो दोनों पार्टनर्स का मैच नहीं करता अगर दोनों की उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हर उम्र के अकॉर्डिंग हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो होता है, या मेंटल हमारी जो सोच है वो हमारी उम्र के अनुसार होती है। तो दोनों ही पार्टनर्स की उम्र अगर मैच करती हुई होगी या आसपास होगी तो दोनों का जो मानसिक स्तर है वो एक दूसरे से मैच करेगा, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैरिज के समय पर एज को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिजिकली भी जो है कंपैटिबल होते हैं, फिजिकली एक दूसरे के लिए जो है सही होते हैं अगर बराबर की उम्र के लोग होते हैं, या बराबर की लोग के पार्टनर्स जो है वो बराबर की एज के जो पार्टनर्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। दोनों ही पार्टनर्स की जो पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है वो आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि होगी तो उनका लालन पालन भी काफ़ी हद तक एक जैसा होगा, जिससे कि आगे के जो समायोजन है, आगे का जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, उसमें ये समस्या नहीं आएगी। फिर है भावनात्मक परिपक्वता। भावनात्मक परिपक्वता भावनात्मक परिपक्वता इज बेसिकली कि इमोशनल, जैसे कि हमने कहा कि उम्र जो है अगर बराबर होगी तो मानसिक स्तर भी बराबर होगा और भावनात्मक परिपक्वता भी इंडिविजुअल के अंदर आएगी। भावनात्मक परिपक्वता होगी क्योंकि पार्टनर्स के अंदर समायोजन, शादी के बाद समायोजन एक बहुत बड़ा जो शादी को सफल बनाने के लिए एक एस्पेक्ट होता है। तो भावनात्मक परिपक्वता दोनों पार्टनर्स के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे कि समायोजन करना पड़ता है, और अगर भावनात्मक परिपक्वता नहीं है तो कई बार जो है मैरिज जो है या शादी जो है वो टूटने की कगार पर आ जाती है। फिर है शैक्षिक स्तर में समानता। दोनों का एजुकेशन लेवल जो है समान होना चाहिए, बराबर के लेवल का होना चाहिए, जिससे कि वो दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे की बात को समझ सकें। ऐसा नहीं हो कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, या लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ना। तो दोनों में सामंजस्य होने में बहुत डिफ़िकल्टी या बहुत मुश्किल आ जाती है। बौद्धिक योग्यता या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, अगेन जो है बौद्धिक योग्यता भी दोनों की समान होनी चाहिए, है ना, जिससे कि एक दूसरे की बात को समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, है ना। क्योंकि हम बौद्धिक एबिलिटी अगर बराबर नहीं होगी तो सोच भी मिलती जुलती नहीं होगी, सोच दोनों की जो है वो अलग अलग होगी। फिर है अभिवृत्तियों और रुचियों में समानता। दोनों की जो एटीट्यूड है, दोनों का जो अभिवृत्ति है वो एक जैसी होनी चाहिए, उनकी रुचियां समान होनी चाहिए, है ना, जिससे कि जो है कहीं पे भी जाना है तो उनकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उनकी पसंद नापसंद जो है वो एक दूसरे के साथ में मैच करती हुई होनी चाहिए। आर्थिक स्तर में समानता या इक्वालिटी इन इकोनॉमिक स्टेटस। आर्थिक स्तर में समानता होनी चाहिए, अगेन क्योंकि आर्थिक स्तर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिज के अंदर जो है, और आर्थिक स्तर अगर बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में या समायोजन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि दोनों की जो पसंद नापसंद है वो काफ़ी कुछ जो है आर्थिक समानता के ऊपर या आर्थिक स्तर के ऊपर भी निर्भर करती है। रहन सहन के स्तर में समानता, कि रहन सहन का स्तर भी दोनों परिवारों का, जहाँ से लड़का आता है या लड़की आती है, दोनों परिवारों का समान होना चाहिए, जिससे कि जो है उनके अंदर एक सामंजस्य की स्थिति बनी रहे। ठीक है, क्योंकि रहन सहन का स्तर अगर अलग अलग होगा, घर के तौर तरीके अलग अलग होंगे तो बहुत सारे आगे जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वेरएज अगर एक जैसा रहन सहन का स्तर है, एक जैसी आदतें हैं, तो काफ़ी हद तक जो है समायोजन में दिक्कतें नहीं आती हैं। धार्मिक समानता होनी चाहिए, क्योंकि मैरिज के बाद में लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे के साथ में बहुत सारे समायोजन करना पड़ता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं उनको आपस में करने पड़ते हैं।
तो अगर धार्मिक समानता भी नहीं हुई तो ये एक और एस्पेक्ट जो है उनकी ज़िंदगी में जो है वो ऐड हो जाता है, जहाँ पर कि उनको बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना होता है। हम लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हुए, हम लोग जिस धर्म को अपनाते हुए बड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उस धर्म को छोड़ना या उस धर्म को परिवर्तित करना या उस धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को उसकी जगह देना। तो इसलिए जो है सभी धर्म समान है, सभी जो है उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी भी धर्म को जीना है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक समानता जो है, रिलीजियस इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजियस इक्वालिटी से या धार्मिक समानता से जो है एक दूसरे की सोच जो है बहुत प्रभावित होती है, और सोच अगर एक जैसी होगी तो एडजस्टमेंट में या समायोजन में दिक्कत नहीं होगी। जातीय समानता या कास्ट इक्वालिटी अगेन वही है ऊपर वाली चीज़ के सेम कास्ट के अंदर एडजस्टमेंट थोड़ा सा इजी होता है ना। और वेयर एज अगर कास्ट डिफरेंट है, कास्ट अलग है लड़के और लड़कियों की, लड़की की, तो भी एक जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर है स्वस्थ यौन अभिवृत्ति या हेल्दी सेक्सुअल एटीट्यूड्स, है ना। एक दूसरे, क्योंकि जो है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मैरिज का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, जो कि समाज जो है जिसको मान्यता देती है सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए, वो होती है मैरिज। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों पार्टनर्स की जो यौन अभिवृत्तियाँ होती हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, वो जो है अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल होनी चाहिए, दोनों की इच्छाएं एक जैसी होनी चाहिए, तब जो है एडजस्टमेंट या समायोजन बहुत अच्छा होता है। फिर है बाल्यावस्था सुखद पूर्ण या हैप्पी चाइल्डहुड। जिन इंडिविजुअल्स का जो बचपन है वो बहुत अच्छा रहा होता है, अच्छे परिवार से आते हैं, हैप्पी चाइल्डहुड होता है या हमेशा खुशियाँ देखी हैं, तो वो आगे भी समायोजन में उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पर खुशियाँ होती हैं इसका मतलब होता है कि वहाँ पर एडजस्टमेंट बहुत है, और जो एडजस्टमेंट में रहकर आया होता है वो आगे भी किसी न किसी प्रकार से जो है समायोजन या एडजस्टमेंट कर लेता है। फिर है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। एक दूसरे के साथ में पर्सनालिटीज़ जो है वो मैच करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में एक जैसी पर्सनालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। जब हम जब पार्टनर्स का सिलेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों की हाइट एक जैसी हो, है ना, हाइट एक दूसरे से मैच करती हुई हो, दिखने में एक जैसे लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए साथ में खड़े हुए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच करती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग या वेग पर्सनालिटीज़ हों, तो फिर दोनों में समायोजन की दिक्कत आती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि वैवाहिक सामंजस्य या मैरिटल एडजस्टमेंट के लिए कौन कौन से जो है प्रमुख जो है इसके कारण जो है वो रहते हैं। सबसे पहला है अहम का जागना या ईगो जिसे हम कहते हैं ना। समायोजन में या फैमिली मैल एडजस्टमेंट में जो है ईगो एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है कि मैं, है ना, कि मैंने ऐसा कहा है तो ये ही होना चाहिए, या मैं ऐसा क्यों करूं, या मैंने ये कहा है तो ये चीज़ को ऐसे ही पूरा परिवार जो है फॉलो करेगा, या मैं लड़का हूं तो मेरी ही बात मानी जाएगी, है ना। तो ये जो मैं जो होता है, मैं ऐसा क्यों कहूं, है ना, मुझे ऐसा क्यों कहा, या मैं ये क्यों करूं, तो ये जो इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं या जो अहम होता है बेसिकली पार्टनर्स के अंदर, वो फैमिली के अंदर सामंजस्य में बहुत जो है एक अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है नहीं आनी चाहिए। एक दूसरे की बात को समझकर उसके साथ में समायोजन कर कर जो है परिवार को चलाना चाहिए। दहेज की मांग, है ना, दहेज की मांग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जहाँ पर कि लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों से दहेज की मांग करते हैं, और कई बार जो है लड़की वाले उसको पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो लड़की है उसको परेशान किया जाता है या उसको दिक्कत दी जाती है, जिसकी वजह से परिवार जो है वो टूट जाते हैं या वहाँ पर सामंजस्य नहीं रहता है। पति या सास बहू, पत्नी सास बहू
या दोनों में से किसी एक का जो है झगड़ालू स्वभाव होना। कई बार जो है जो बहू है वो झगड़ालू स्वभाव की है या सास झगड़ालू स्वभाव की है, सास और बहू में सामंजस्य नहीं हो तो भी जो है बेसिकली सामंजस्य में दिक्कत आती है। विश्वास की कमी है ना, पार्टनर्स में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं हो, एक दूसरे की बात पे भरोसा नहीं करते हो, तब भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि जब परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो बहुत सारे क्लैशेस जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। ये बहुत सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी का मतलब है कि जो बेसिक आवश्यकताएं हैं परिवार के सदस्यों की वो पूरी नहीं हो रही। जब वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो एक असंतोष की भावना आ जाती है परिवार के सदस्यों में, जिसकी वजह से भी कई बार जो है परिवार जो है वो टूटने की कगार पर आ जाते हैं। सहयोग का अभाव है ना, पार्टनर्स जो है एक दूसरे के प्रति जो है सहयोगात्मक स्वभाव नहीं रखते हैं। मान लीजिए कि जो लेडी है वो वर्किंग है, वो घर का भी करती है बाहर का भी करती है, तो उसको हेल्प की ज़रूरत होती है या मदद की ज़रूरत होती है। अगर फैमिली जो है उसकी हेल्प नहीं करती है तो भी जो है ये इस तरीके की जो समायोजन की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। पति पत्नी के उम्र में बहुत अधिक अगर अंतर हो तब भी समायोजन में दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों का जो मानसिक स्तर है वो अलग अलग होता है, दोनों की सोच अलग हो जाती है, आपस में सोच जो है वो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से भी समायोजन में दिक्कत होती है। पति पत्नी का दुराचारी होना है ना, हस्बैंड जो है वो कहीं किसी दूसरे पार्टनर के साथ में इन्वॉल्व है, या जो वाइफ है वो किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, दोनों में से पति या पत्नी में से कोई भी दुराचारी है, तब भी जो है समायोजन में दिक्कत आने लगती है। सहनशीलता का अभाव है ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है कि सहनशील होना जो है वो आवश्यक होता है। तो कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स में सहनशीलता नहीं होती, एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना नहीं होती कि वो किसी की बात को झेल जाएं या नहीं पसंद हो तो भी उसको मान लें। तो अगर ऐसी सहनशीलता नहीं होती है तब भी जो है समायोजन में दिक्कत होती है। इसके बाद है एकाकी परिवार या जो है न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिलीज में दिक्कत क्या होती है कि पार्टनर्स दो जने होते हैं, मदद के लिए नहीं होता। जब बच्चे होते हैं तो उनकी केयर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो दो ही लोगों में जो है डिवाइडेड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, सामंजस्य में प्रॉब्लम होती है। फिर अगर उनको जो है वाइफ जो है वर्किंग है तो भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दो ही इंडिविजुअल हैं और अगर बच्चा है तो उसको कौन संभालेगा, कैसे उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सामंजस्य में जो है दिक्कत उत्पन्न करती हैं। फिर है स्वतंत्र सोच। अगर हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से किसी की सोच जो है स्वतंत्र हो, स्वतंत्र इन अ सेंस स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे की बात को ध्यान में रखते हुए या आपस में एक दूसरे के साथ में समायोजन करते हुए जो है चलना होता है स्वतंत्र सोच के साथ में। पर कई बार जो है स्वतंत्र सोच जो है वो परिवार के सामंजस्य के बीच में आ जाती है, जिस तरीके से कि मैं तो यही काम करूँगा ये मेरी सोच है, या मैं इस तरीके से करूँगा ये मेरी सोच है। पर यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं दोनों एक यूनिट की तरह से कार्य करते हैं, तभी तक उनका जो है सामंजस्य आपस में या परिवार जो है वो एक बना रहता है। ससुराल वालों का हस्तक्षेप। कई फैमिलीज़ में देखा जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी रिलेशनशिप में जो उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप जो है वो देखने को मिलता है, कि इंटरफेरेंस बहुत होती है, कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई बात होती है तो उसको और ज़्यादा बढ़ा देना, उसको और कॉम्प्लिकेट करना, है ना, एक दूसरे के प्रति भड़का देना या गलत जो है तरीके से बात करना। तो फैमिली वाले जो हैं अपनी राय अपनी इच्छा दोनों की रिलेशनशिप में जब थोपते हैं तो भी जो है सामंजस्य में दिक्कत आने लगती है। तो ये है आपका युवावस्था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे प्रौढ़ावस्था।